नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर पर। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त एमकेएस माईसैनी। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है, हमने अध्याय 1 से 17 तक के चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स वीडियो हमने बना रखे हैं और हमने प्लेलिस्ट बना रखी है। जिन स्टूडेंटों को ये प्लेलिस्ट नहीं मिल रही है, उनको ढूंढने में परेशानी आ रही है, वो मुझसे मेरे कॉन्टैक्ट नंबर व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके जान सकते हैं और उस प्लेलिस्ट को प्राप्त कर सकते हैं। मेरे नंबर डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। अष्टादश अध्याय बमन विरेचन विधि का हम पहला पार्ट पहले अपलोड कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे सेकंड पार्ट में। तो सेकंड पार्ट में वो बताया था कि अपन को बमन विधि से स्टार्ट करेंगे और आपको ये भी बताया था कि मैं किस तरह के क्वेश्चन बताऊंगा, किस तरह के क्वेश्चन आएंगे वो भी बताऊंगा। अब क्वेश्चन आता है कि बमन विधि को सविस्तार से समझाइए। तो बहुत से स्टूडेंट बमन विधि को लिखना स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों ऐसा नहीं लिखना। आपको किसी भी कोई सा भी पंचक्रम का टॉपिक आए, जैसे कि बमन आए, चाहे विरेचन आए, चाहे बस्ती आए, चाहे नस्य आए और चाहे रक्त मोक्षण आए, कोई सा भी टॉपिक आए, तो उसमें आपको क्या लिखना है, बमन विधि कि बमन किसके लिए कराया जाता है। भाई बमन कफज प्रधान दोषों में कराया जाता है, मतलब कफज प्रधान विकार के, जो भी कफज के कफ दोष के जो कारण से जो रोग उत्पन्न होते हैं उनके कारण बमन कराया जाता है। तो पहली लाइन लिखनी है आपको कि कफ विकारों में बमन कराया जाता है। तो इसको मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। किन भागों में बांटा गया है वो ध्यान रखना, ध्यान से बता रहा हूँ मैं, इंपॉर्टेंट। पूर्व कर्म, प्रधान कर्म, ठीक है, और पश्चात कर्म। इस तरीके से आपको 3 पॉइंट लिखने हैं, पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पश्चात कर्म। उसके बाद में आपको पूर्व क्रम में लिखना है, पहला लिखना है पूर्व क्रम, उसके बाद में पूर्व क्रम में लिखना है कि साधारण ऋतु में करें, ना तो विशेष गर्मी हो, ना विशेष सर्दी हो, ना विशेष बरसात हो, मतलब मीडियम हो, सब कुछ मीडियम हो, तो साधारण ऋतु में करें। तो पूर्व क्रम में क्या होती है, पूर्व क्रम में क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए कराने से पहले की क्या क्या तैयारियां होनी चाहिए, वो सारी चरण में अपन कहीं पे जाते हैं तो उससे पहले तैयार होते हैं, कपड़े पहनते हैं, ड्रेसअप करते हैं, फिर जाते हैं। तो मतलब कि बमन कराने से पहले की पूर्व क्रम क्या क्या करने चाहिए, वो सारी बातें इसमें लिखनी चाहिए। तो क्वेश्चन इस तरीके से आप प्रेजेंट करोगे तो आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। आई होप जिस तरीके से मेरे को नंबर मिले 90+, उसी तरह से आपको भी नंबर मिलेंगे। तो पूर्व क्रम में लिखना है आपको, साधारण ऋतु में करें, स्नेहन संवेदन करें। अध्याय नंबर 16 और अध्याय नंबर 17 में अपन दोनों चैप्टर कर चुके हैं, स्नेहन और संवेदन। तो किसी भी व्यक्ति को अगर बमन कराना है तो उनका स्नेहन और संवेदन कराना जरूरी है। इसीलिए ये 2 चैप्टर हमने पंचक्रम से पहले स्टडी कर चुके हैं। इनका मतलब समझ में आएगा आपको, सारी बातें लिंक है आपस में, ठीक है। एक दिन पूर्व कफ वर्धन आहार ग्रहण करें। तो ये पूर्व क्रम में क्या बताया कि भाई साधारण ऋतु में करें, एक तो स्नेहन और संवेदन करा दें उनको, और तीसरा पॉइंट था एक दिन पूर्व कफ वर्धन आहार। कफ वर्धन आहार ऐसे आहार विहार खिलाओ जिससे कफ बढ़े बॉडी में। अपन किसी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास गाँव में जाते हैं तो वो अस्थमा की दवाई लेते हैं तो बोलते हैं कि भाई इसको कुछ ऐसा खिलाओ जिसमें इसका कफ बाहर निकले। तो कफ मतलब कफ को बढ़ाया जाए, रोगों को और ज्यादा विकृत किया जाए। मतलब कफ की वजह से तो रोग है ही, लेकिन कुछ ऐसा हार विहार खिलाया एक दिन पहले, वही बमन करने से पहले, कि ये और ज्यादा बढ़ जाए, जो भी मतलब जो जमा हुआ था एकदम इकट्ठा सा हो जाए, बहुत ज्यादा हो जाए। जैसे कि आनुप मास यानी जलीय मांस। तो जलीय मांस वैसे ही है कि आपको स्निग्ध रहेगा, गीलापन रहेगा तो कफ बढ़ेगा, ठीक है। उड़द, तिल आदि खिलाएं जिससे को कफ उत्खलित किया जाएगा, जो चिपका हुआ है बॉडी के, मतलब अंगों में चिपका हुआ है, आमाशय में, पक्वाशय में चिपका हुआ है, शरीर के विभिन्न अंगों में चिपका हुआ जो कफ है वो उत्खलित हो जाए, मतलब उखड़ा हो जाए, पपड़ी सी बन जाए, मोटा हो जाए और वो शरीर से बाहर निकलने के लिए तैयार हो जाए, ठीक है। तो ये थे पूर्व क्रम में। अब पूर्व क्रम में आप इतना लिख दोगे, ठीक है, काम हो गया पूर्व क्रम। अब आता है प्रधान क्रम। प्रधान क्रम में कौन कौन सी बातें याद रखनी चाहिए, अपन लिखना है आपको प्रधान क्रम कि भाई किस तरीके से करना है, क्या क्रिया विधि है, उसकी सारी बातें प्रधान क्रम में आती हैं। क्या क्या नियम की सावधानी रखनी चाहिए करते समय, कौन से किस समय में कराना चाहिए, ये सारी बातें प्रधान क्रम में आती हैं। तो देखो कॉन्सेप्ट समझो, अरे हर चैप्टर का कॉन्सेप्ट समझोगे तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। तो रात्रि के आहार को जीर्ण होने पर ही बमन कराएं। अपन ने किस पेशेंट को अपन ने कराना है, इस लाइन का मतलब है कि रात्रि को हार जीर्ण होने पर आपने किसी व्यक्ति को मान लो बमन कराना है, किसी भी व्यक्ति को बमन कराना है, उसको जो भी हार विहार खिलाए, जैसे कौन सा हार विहार खिलाओगे आप, कफवर्धक हार विहार, जिससे कि कफ उत्कलित किया जा सके। तो ऐसा हार विहार पच जाने के बाद ही बमन कराना चाहिए। अब बमन कब कराना चाहिए, खाली पेट, प्रातःकाल बमन कराना चाहिए, क्योंकि प्रातःकाल ही कफ के प्रकोप का समय होता है। आपको पता है कि कफ का प्रकोप प्रातःकाल होता है, पित्त का प्रकोप मध्यकाल में होता है और वात का प्रकोप सायंकाल में होता है। तो प्रातःकाल बमन कराना चाहिए क्योंकि प्रातःकाल ही कफ का प्रकोप होता है।
कुछ नया नहीं आ रहा, सब कुछ अपन पहले स्टडी कर चुके हैं, आपको बस आंसर लिखने का तरीका आना चाहिए। ठीक है। औषध के साथ मदन फल, मधु व सैंधव मिलाकर प्रयोग करें। मदन फल श्रेष्ठ वमन कारक है। जिस व्यक्ति को उल्टियाँ नहीं आती उसको मदन फल खिला दो, उसको उल्टियाँ आने लग जाएंगी। अब ये बोल रहा है भाई रोग को ठीक करने के लिए अपन को औषध तो देनी पड़ेगी। अब अलग अलग रोगों में अलग अलग औषध, तो हमने यहाँ पे सामान्य लिख लिया औषध, जो वैद्य डिसाइड करेगा या फिर आप डिसाइड करोगे जब आगे सेकंड ईयर थर्ड ईयर में अलग अलग डिसाइड कर लोगे कौन सी औषध के साथ कौन से रोग में कौन सी औषध देनी है। तो उस औषध के साथ मदन फल, मधु क्या है, शहद, और आपको पता है कि शहद श्रेष्ठ समन कारक औषध है, मतलब कफ का श्रेष्ठ समन कौन सा करता है, मधु करता है। और सैंधव मिलाकर, सैंधव क्यों कराते हैं कि सैंधव मिलाने से स्रोतांश में जाकर छोटे छोटे छिद्र हैं शरीर के जितने भी उसमें जा जाए और कफ को बाहर निकाल सकें। तो औषध के साथ मदन फल, मधु व सैंधव मिलाकर प्रयोग करें। अब अगली लाइन है, यदि निर्बल, वृद्ध, डरपोक रोगी हो तो मध, दूध, गन्ना रस, मांस रस को गले तक पिलाएं, यदि आवश्यक पड़े तो ही औषध दें। ये बोल रहा है कि अगर कोई निर्बल कमज़ोर व्यक्ति है, बूढ़ा है, डरपोक है, ऐसे कोई रोगी होते हैं, बहुत से रोगी होते हैं, अलग अलग तरह के रोगी होते हैं, ठीक है, तो उनको दारू, दूध, गन्ना रस, मांस रस पिलाना चाहिए, ना कि औषध तो तब दे जब जरूरत पड़े तो ही औषध दें। अगर इनको पिलाएंगे ना तो ऑटोमेटिक उल्टी कर देगा, क्योंकि उसका शरीर कमज़ोर है, इतना ही कमज़ोर है कि वो इन्हीं को झेल पाता है, औषध को झेल ही नहीं पाएगा। तो ये आपको नीचे लिख सकते हैं और नोट के माध्यम से, ठीक है। अब आता है, ये तो अपन ने भाई पिला दिया, सब कुछ कर दिया, उसको औषधि पिला दी। अब बमन, तो पश्चात क्रम आता है उसके बाद में, औषध पिलाकर 1 मुहूर्त तक प्रतीक्षा करें। पश्चात क्रम में क्या, भाई अपन ने बमन के लिए औषधि पिला दी, उसको सैंधव लवण मिला दिया, शहद मिला के उसको औषधि पिला दी, गले तक भर दिया उसका, ठीक है। अब उसको ये बोल रहा है कि भाई औषध पिलाकर 1 मुहूर्त, 1 मुहूर्त का मतलब होता है 48 मिनट तक वेट करें, ओके। अल्लास में प्रेषक होने पर बमन कराएं। अल्लास जब आता है भाई एकदम से उल्टी करने का मन आ रहा है भाई 48 मिनट, तो मुहूर्त 1 मुहूर्त की प्रतीक्षा करनी है, उसके बाद में अल्लाह से प्रेषक होने पर बमन कराएं। उसके पीठ पे थप्पी मारे कि हाँ भाई बमन कर जाके। अप्रवर्त वेगों में, जब मतलब 48 मिनट हो चुके हैं भाई तब भी बमन नहीं हो रहा, तो अंगुली, कमलनाल, एरंडाल के प्रयोग द्वारा वेगों को परिवर्त। बहुत से स्टूडेंट होते हैं या फिर बहुत से अपने गाँवों में अपने शहरों में देखोगे नहीं, उंगली देते हैं गले में और उसके कंठनाल को छूते हैं ताकि उल्टी हो जाए। तो वही है कि अंगुली, कमलनाल, अरंडाल के प्रयोग द्वारा वेगों को प्रवृत्त कराएं, मतलब उल्टी उसको प्रवृत्त करानी चाहिए। अब है हीन वेगों में, हीन यानी कि कम वेग आए, मतलब उसको उल्टी सही ढंग से नहीं हुई, कंप्लीट नहीं हुई, आधी अधूरी हुई है, तो पीपली, आंवला, सरसों व लवण के पानी को पिलाए। भाई इनसे युक्त पानी, पीपली, आंवला, सरसों व लवण, लवण वही ताकि वो शरीर के सघन क्षेत्रों में जा सके, और पीपली, आंवला औषधीय गुण वाले हैं, सरसों को पिलाएं, मतलब इन द्रवों से युक्त पानी को पिलाया जाए। और सम्यक योग, हीन योग और अति योग का विचार करें। 5वीं लाइन है देखो, सम्यक योग, हीन योग, अति योग का विचार करें। यहाँ पे इंपॉर्टेंट लाना था कि सम्यक योग क्या होता है, अति योग क्या होता है, हीन योग क्या होता है। अब सम्यक योग से क्या समझते हो, देखो अब इसी लाइन का आगे डिवाइडेंट किया है, अगला पॉइंट नहीं आया, सम्यक योग आ गया। क्रमशः औषध, कफ, पित्त, बात निकलता है तो रोगी स्वस्थ अनुभव करता है, वेग स्वयं बंद हो जाते हैं। इसका मतलब है कि सम्यक योग का मतलब है कि अपन ने जो औषध पिलाई वो बाहर निकल गई। अब देखो आपको पता है औषध निकलने के बाद में कफ निकल गया, कफ जो भी कफ था वो पूरा निकल गया बाहर। उसके बाद में पित्त, कफ के बाद में किसका स्थान आता है, मध्य में कौन रहता है, पित्त, और पित्त के बाद में कितने रहता है, वात। अगर ये सारी चीज़ बाहर निकल जाती हैं बॉडी से तो रोग ऑटोमेटिक शांत हो जाता है, रोगी स्वस्थ अनुभव करता है और वेग स्वयं बंद हो जाता है, मतलब उल्टी होना बंद हो जाती है, बमन होना बंद हो जाती है, ठीक है। बमन पित्त के अंत में आने पर सम्यक समझना चाहिए कि जब बमन हो रही है तो उसकी औषध प्लस कफ निकल गया, और कफ के बाद में जैसे ही पित्त आने लग जाए भाई पूरा पित्त कफ बाहर निकल गया, जितना भी जो विकृत कफ था वो बाहर निकल गया। उसके बाद में अगर पित्त आने लग जाए तो ठीक है भाई कंप्लीट हो गए, सारे वेग कंप्लीट हो गए, अब पित्त आने लग गया, इसकी बमन क्रिया पूरी हो गई। दोष व रोगी अनुसार वेग व बमक द्रव का प्रमाण बताएं जिससे बमन विधि के सम्यक व असम्यक का ज्ञान आसानी से होता है। अब देखो ये लाइन ना ऐसी लाइन है आपको फर्स्ट ईयर में तो समझ में आएगी ही नहीं, तो इसको रट लो। सेकेंडरी या फिर फाइनल ईयर में जब पंचक्रम स्टडी करोगे, जब 1 साल पूरी साल पंचक्रम में ही निकालोगे, क्योंकि पंचक्रम एक स्पेशलिस्ट सब्जेक्ट है फाइनल ईयर में,
तब जाके इनको आप समझ में पाओगे कि ये क्या है। अगर आपको ये याद हो जाती है तो अच्छी बात है, नहीं होती तो और भी अच्छी बात है। लिखो या मत लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। लेकिन ये बोलता है कि दोष व रोगी के अनुसार वेग व वामक द्रव कि जघन्यगन वेग, मध्य वेग और प्रवर वेग। भाई जघन्यगन मतलब कि मीडियम, मतलब लोअर, 4 वेग आएंगे, 4 बार उल्टियाँ आएंगी, ठीक है। मध्य में 6 बार उल्टी आएंगी और प्रवर वेग में 8 बार उल्टी आएंगी। तो वामक द्रव का प्रमाण जो बॉडी से बाहर निकलेगा उसका प्रमाण क्या रहेगा? आधा प्रस्थ, 1 प्रस्थ और 2 प्रस्थ। मतलब इस मात्रा में वो जो उल्टी निकलेगी, वमन निकलेगा, उसका प्रमाण ये रहेगा। उसको देखने के बाद जो मतलब अनुभवी वैद्य है, अनुभवी ज्ञानी वैद्य है, अनुभवी डॉक्टर है, उसको देख के समझ में आएगा कि उसको भाई कौन सा सम्यक हुआ कि असम्यक हुआ। अब आता है कि अतियोग। अब किसी व्यक्ति को मान लो कि वमन तो अपन ने वमन क्रिया करा रहे हैं और बहुत ज़्यादा अतियोग हो गया, रुक ही नहीं रहे, बार बार वेग आ रहे हैं, तो अतियोग की क्रिया हो गई। ये सारी पश्चात क्रम में चल रही हैं सारे पॉइंट। तो अतियोग में वमन द्रव का झागदार व चंद्रिका युक्त और रक्त मिश्रित। किसी व्यक्ति को अपन वमन करा रहे हैं और कॉम्प्लिकेशन पैदा हो गया, उसको झाग आने लगे वमन में, चंद्रिका युक्त मतलब धारियाँ रंग बिरंगे अलग अलग कलर की मतलब उसमें दिखने लग गई वमन में, और रक्त साथ में आने लग गया, तो मतलब कॉम्प्लिकेशन पैदा हो गया। रोगी क्रस, दुर्बल और भ्रमित हो जाता है। रोगी कमज़ोर हो जाएगा, पतला सा हो जाएगा और भ्रमित मतलब उसको चक्कर से आने लग जाएंगे। तप दर्शन और वातज रोग हो जाते हैं। देखो अतियोग कॉम्प्लिकेशन कितने भयानक हैं। तप दर्शन मतलब शरीर तपने लग जाएगा, और वातज रोग क्योंकि वायु की वृद्धि हो जाएगी। ज़्यादा वमन होने से रक्त स्राव के कारण मृत्यु भी हो सकती है। तो इस हमेशा वमन करते समय एक डॉक्टर, एक स्पेशल क्रिया कराने वाले मतलब पंचकर्म स्पेशलिस्ट के पास ही करानी चाहिए। अब आता है हीन योग। हीन योग का मतलब कि वमन प्रवृत्ति नहीं हो रहा, बार बार कोशिश कर रहा है, उसको सब कुछ पिला रहे हैं, लेकिन मन तो करता है लेकिन वमन बाहर नहीं निकला, मतलब थूक की प्रवृत्ति। कंडू, कोट, जवर मतलब थूक की प्रवृत्ति, बार बार थूक सा निकलेगा उसके मुंह से, ठीक है। कंडू खुजली हो जाएगी, कोट एंड कोड़े हो जाएंगे, और जवर बुखार बनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो हो गए, देखो यहाँ से था कि सम्यक योग, अतियोग, सम्यक योग, हीन योग और अतियोग का विचार करें। उसमें सम्यक योग बता दिया डिटेल में, ठीक है, अतियोग बता दिया, हीन योग बता दिया। अब उसके अगला पॉइंट था वहाँ के बाद में कि सम्यक योग जानकर रोगी को भाई ठीक है सब कुछ ठीक हो गया को आश्वासन देकर भाई तू ठीक है, स्निग्ध, मध्य, तीक्ष्ण कोई भी धूमपान कराएं। देखो ये पश्चात क्रम की इंपॉर्टेंट लाइन है कि कोई भी धूमपान कराएं। अब धूमपान कौन सा कराएं, कोई भी बोला है यहाँ पे। जब अपन धूमपान चैप्टर करेंगे तो उसमें मध्य कराएंगे कि तीक्ष्ण कराएंगे, उसको अल्प कराएंगे, वो उस चैप्टर के अनुसार डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पे कफ है तो तीक्ष्ण धूमपान, या फिर रोगी के अनुसार, रोगी की अवस्था के अनुसार धूमपान कराकर जिसे बचा हुआ कफ निकल जाए। आहार विहार सभी में उष्ण जल का प्रयोग व पथ्य सेवन करें। अगर आपको कुछ भी हार विहार खिलाना तो उष्ण मतलब गुनगुना पानी, उष्ण नहीं, इतना भी गर्म नहीं कि उसके अंग जला दें, मतलब गुनगुना पानी का सेवन कराना चाहिए, ठीक है। और पथ्य सेवन, पथ्य में क्या है, पेया, विलेपी, वही सारी बातें, संयोजन क्रम, ठीक है। अगली लाइन यही है कि पेया आदि क्रम को अपनाएं क्योंकि वमन के पश्चात मंद अग्नि हो जाती है। अब देखो यहाँ पे बोला कि पेया आदि क्रम को अपनाएं, ठीक है हम अपनाएंगे, लेकिन क्यों अपनाएंगे? क्योंकि वमन के पश्चात मंद अग्नि हो जाती है, वह वात वृद्धि भी हो सकती है। इसलिए रोगी को धीरे धीरे सामान्य भोजन पर लाएं, एकदम से नहीं। इसलिए व्यक्ति को पहले एक दिन की भाई तूने वमन करा लिया, भूख लग रही है, सारा भोजन ले आओ, जितना खाना है उतना, ऐसा नहीं करना चाहिए। उसको धीरे धीरे सामान्य भोजन पर लाएं। इसलिए आचार्यों ने पेय आदि क्रम और संजनन क्रम का विधान बताया। ये इंपॉर्टेंट है, पेय आदि क्रम और संजन क्रम। इसको हम जब चैप्टर कंप्लीट हो जाए उसके लास्ट में एक वीडियो बनाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है 5 नंबर में। इसमें पेया, विलेपी, यूस, मांस रस का प्रयोग क्रम से करते हैं। भाई कौन से दिन पेया का करना है, कौन से दिन विलेपी का करना है, कौन से दिन मांस रस का प्रयोग करना है, ये सब हम जब अलग से स्पेशल क्वेश्चन आता है ना पेया आदि क्रम या संजन क्रम, तब इसको लिखना है आपको। अगर वमन विधि आ रही है तो उसमें इतना सा लिख देना कि इसमें पेया, विलेपी, यूस, मांस रस का प्रयोग कराते हैं। रक्तशाली चावल का प्रयोग बताया गया। उसको एकदम से भोजन न खिला के इन सब पेया, विलेपी, यूस, मांस रस का क्रमबद्ध विधि से सेवन कराने के बाद में उसको सामान्य भोजन पर लाना चाहिए, ठीक है। वमन के बाद यदि विरेचन कराना हो तो ये बोल रहा है कि अगर वमन के बाद विरेचन कराना हो तो आचार्य वाघभट्ट ने 15 दिन बाद, देखो वमन करा दिया, उसके बाद में 15 दिन का गैप, 15 दिन बाद करने को खाए, फिर स्नेहन स्वेदन करा के। ये बोल रहा है कि भाई 15 दिन का गैप तो दो ही, साथ में फिर पुनः से स्पेशल मतलब पुनः स्नेहन स्वेदन कराओ।
कफ का काल बीतने पर, पीत का काल आने पर क्रोष्ट का विचार करके विरेचन कराएं। ये बोल रहा है कि भाई अपन ने स्नान स्वेदन कराया, उसके बाद में अपन ने वमन करा दिया। अब 15 दिन का गैप दो, 15 दिन के गैप करने के बाद में स्नान कराओ, स्वेदन कराओ, स्वेदन के बाद में विरेचन कराओ। वमन औसत बिना पचयी दोष को बाहर निकाल देती है, इसलिए वमन के लिए ज़्यादा प्रतीक्षा नहीं करना चाहिए। और बहुत से स्टूडेंट होते हैं कि भाई अपन बोला था नहीं भाई 48 मिनट वेट करें, तो 48 मिनट से ज़्यादा वेट करने पर आपको ज़्यादा देर रुकने की जरूरत नहीं है। उसके लिए फिर आपको उंगली का या फिर अन्ननाल का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि बिना पचे ही वमन औसत बिना पचे ही दोषों को बाहर निकाल देती है। इस तरीके से वमन कंप्लीट होता है। ये जब 10 नंबर में क्वेश्चन आता है या 20 नंबर में क्वेश्चन आता है तो इसको ऐसे कैसे डिट्टो को डिट्टो होता है ना, और इस तरीके से लिखोगे ना तो डेफिनेटली आपको 20 में से 18 नंबर या 20 नंबर पूरे मिलेंगे। ठीक है, कोई जरूरत नहीं है अगर आप लोग नहीं लिख पा रहे हो, लेकिन इस तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से आपने लिख दिया तो माय गॉड आपको प्रॉमिस आपको नंबर पूरे मिलेंगे। इस तरीके से वमन कंप्लीट होता है। आने वाले वीडियो में हम विरेचन स्टार्ट करेंगे। वही है विरेचन में, पहले विरेचन किसके लिए होता है, फिर कौन सा विरेचन के साध्य है, कौन असाध्य है, वही पूर्व विधि, प्रधान विधि और पश्चात क्रम सेम है, डिट्टो है, बस आपको कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। थैंक यू, वीडियो को शेयर करना।